भारत में सैलरी या मजदूरी मतलब वेजेस ये हमेशा से ही ना एक काफी उलझा हुआ मामला रहा है। लेकिन साल 2019 में एक नया कानून आया जिसने सब कुछ बदलने की कोशिश की। तो आज हम इसी कोड ऑन वेजेस 2019 को समझेंगे। देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है हम सब के लिए। तो देखिए, इस पूरे सुधार का जो मूल विचार है वो यहाँ साफ दिखता है। पहले क्या था? 4 अलग अलग पुराने कानून, सब एक दूसरे में उलझे हुए। और अब क्या है? अब है एक सिंगल यूनिफाइड कोड जो इन चारों की जगह ले लेता है। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, उलझन को खत्म करके चीजों को आसान बनाना। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पुराने कानूनों में आखिर दिक्कत क्या थी। फिर देखेंगे कि मजदूरों के लिए नए अधिकार क्या हैं और एम्प्लॉयर्स के लिए क्या बदला है। इसके बाद बात करेंगे कि कानून को लागू करने का तरीका कैसे बदला है। और आखिर में इन सब को मिलाकर समझेंगे कि इस कोड का असली मकसद क्या है। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब पुराने सिस्टम में ऐसी क्या खामी थी? पुराना सिस्टम ना एक तरह से पैचवर्क जैसा था। मतलब 4 अलग अलग कानून जो मिलकर भी सबको कवर नहीं कर पाते थे। इससे हुआ ये कि बहुत से वर्कर्स के लिए कोई तय नियम ही नहीं थे, जिससे काफी कंफ्यूजन होता था और कवरेज भी लिमिटेड था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मजदूरों के लिए नए अधिकार। ये नया कोड वर्कर्स के लिए क्या अच्छा लेकर आया है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये कवरेज को बढ़ाता है और सबके लिए फेयरनेस यानी बराबरी को पक्का करता है। ये जो नंबर है ये सच में चौंकाने वाला है। पुराने मिनिमम वेज एक्ट के तहत सिर्फ लगभग 30% वर्कर्स ही कवर्ड थे। मतलब ये कि देश की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स इस सुरक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर थी। और अब देखिए, ये आंकड़ा हो गया है 100%। जी हाँ, 100%। अब चाहे कोई किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, संगठित या असंगठित, नया कोड कहता है कि मिनिमम वेज का अधिकार हर एक एम्प्लॉई का है। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, फ्लोर वेज। ये क्या है? इसे एक तरह की नेशनल बेसलाइन समझिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक न्यूनतम मजदूरी तय कर देगी और कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ इससे कम मिनिमम वेज नहीं रख सकती। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक सेफ्टी नेट है। तो सवाल ये उठता है कि मिनिमम वेज तय कैसे किया जाता है? ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही रेट होगा। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि वर्कर का स्किल लेवल क्या है, अनस्किल्ड है या हाईली स्किल्ड, वो किस ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर रहा है और काम के हालात कैसे हैं, कहीं वो खतरनाक माहौल में तो काम नहीं कर रहा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर वेज फिक्स होता है। ये एक और बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ये कोड एक जैसे काम के लिए जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव पर पूरी तरह से रोक लगाता है। और यहाँ खास बात यह है कि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है, जो बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ओवरटाइम को लेकर भी नियम अब बिल्कुल साफ हैं। रेगुलर घंटों के लिए नॉर्मल रेट पर पेमेंट होगी, लेकिन अगर कोई ओवरटाइम करता है तो उसे नॉर्मल रेट से कम 2 गुना पैसा मिलना ही चाहिए। बिल्कुल सीधा और साफ नियम। अच्छा, अब तक हमने वर्कर्स के अधिकारों की बात की। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। एम्प्लॉयर्स यानी कि मालिकों के लिए इस कोड में क्या है? यहाँ पर फोकस है कंप्लायंस को आसान बनाने और जिम्मेदारी को साफ करने पर। समय पर सैलरी मिलने के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव आया है। देखिए, पहले क्या था? ये नियम सिर्फ उन एम्प्लॉयज पर लागू होते थे जिनकी सैलरी एक लिमिट यानी 24,000 रुपए तक थी। लेकिन नए कोड के तहत ये नियम अब सभी एम्प्लॉयज पर लागू होता है, उनकी सैलरी चाहे कितनी भी हो। और एम्प्लॉयर्स के लिए सबसे बड़ी राहत की बात शायद यही है। सोचिए, पहले 4 अलग अलग कानूनों के नियमों का पालन करना पड़ता था। अब उन सब की जगह सिर्फ एक कोड है। इसका सीधा मतलब है कि कंप्लायंस आसान हो गया है, कागजी कार्रवाई कम हो गई है और कंफ्यूजन भी कम है। और जिम्मेदारी किसकी होगी, इस पर कोई शक शुबा नहीं छोड़ा गया है। कोड में साफ साफ लिखा है कि एम्प्लॉयर्स, चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो या कोई एसोसिएशन, उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को वेजेस दे। बात खत्म। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव पर आते हैं। ये है कानून को लागू करने के तरीके में। यहाँ सोच बदली है। सिर्फ सजा देने से ज्यादा अब गाइड करने पर जोर दिया जा रहा है। ये एक नई फिलॉसफी है। देखिए, पहले जो रोल इंस्पेक्टर का होता था उसका काम था जांच करना और गलतियां निकालना।
लेकिन अब इस रोल को बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। मतलब अब उनका काम सिर्फ इंस्पेक्शन करना नहीं है, बल्कि बिजनेस को सलाह देना, उन्हें जागरूक करना और नियमों का पालन करने में मदद करना भी है। और अगर कोई नियम तोड़ता है तो क्या होगा? इसके लिए भी एक सिस्टम है। अगर कोई पहली बार गलती करता है तो उसे पेनल्टी देकर मामला सुलझाने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर वही गलती 5 साल के अंदर दोबारा की जाती है तो फिर कोई समझौता नहीं होगा। एक और बड़ा कदम है डीक्रिमिनलाइजेशन। मतलब कुछ पहली बार होने वाली गलतियों के लिए अब जेल की सजा का प्रावधान हटाकर सिर्फ मॉनेटरी फाइन यानी जुर्माना कर दिया गया है। इसके पीछे सोच ये है कि डर के बजाय सहयोग से कंप्लायंस को बेहतर बनाया जाए। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इस पूरे कोड के असल में कोर गोल्स हैं क्या। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है बड़े बदलाव और दूसरी तरफ उनका मकसद। जैसे यूनिवर्सल मिनिमम वेज का लक्ष्य है वर्कर्स के अधिकारों को मजबूत करना, फ्लोर वेज का मकसद है पूरे देश में एकरूपता लाना, कंप्लायंस को आसान बनाने का लक्ष्य है बिजनेस करने में आसानी को बढ़ावा देना। तो हर बदलाव के पीछे एक साफ मकसद दिखाई देता है। तो कुल मिलाके अगर एक लाइन में कहा जाए तो कोड ऑन वेजेस का मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सरल हो, मजबूत हो और सबके लिए ज्यादा यूनिफॉर्म यानी एक जैसा हो। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये एक सरल और यूनिफाइड कोड सच में बेहतर मजदूरी और बेहतर कंप्लायंस ला पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, ये कोड भारत के लेबर लॉ में एक नए दौर की शुरुआत जरूर है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये कोड दशकों पुराने कानूनों की जगह ले रहा है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें नया क्या है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जरा सोचिए, जो कानून 70 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, उन्हें आज की दुनिया के हिसाब से, आज की जरूरतों के हिसाब से कैसे बदला जाए? ये वो बुनियादी चुनौती है जिसका जवाब ये नया कोड देने की कोशिश करता है। और सरकार का जवाब है ये कोड। इसका लक्ष्य एकदम साफ है, भारत के जो बिखरे हुए और जटिल लेबर लॉज थे उन्हें एकीकृत करना, यानी एक छतरी के नीचे लाना, उन्हें सरल बनाना और उन्हें ज्यादा तर्क संगत बनाना, मतलब ज्यादा लॉजिकल बनाना। तो ये सब एक साथ आया कैसे? देखिए, पहले 3 बड़े और अलग अलग कानून थे, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अब इन तीनों को मिलाकर यानी कंसोलिडेट करके एक सिंगल कोड बना दिया गया है, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए इस कोड में क्या नया है, उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए क्या नए इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहला और एक बहुत बड़ा बदलाव है कर्मचारी की परिभाषा में। इसका दायरा अब बढ़ा दिया गया है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अब इसमें सेल्स प्रमोशन स्टाफ, पत्रकार और वो सुपरवाइजरी कर्मचारी भी शामिल हैं जो महीने का 18,000 रुपए तक कमाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब और ज्यादा लोगों को कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। कर्मचारियों के लिए कुछ खास प्रावधानों पर नजर डालते हैं। पहला है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उन्हें भी अब परमानेंट कर्मचारियों जैसे ही सारे फायदे और सैलरी मिलेंगी, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा है रीस्किलिंग फंड। ये काफी दिलचस्प है। इसमें कंपनियां 15 दिन की सैलरी के बराबर पैसा डालेंगी ताकि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसे नई स्किल सीखने में मदद मिल सके। और तीसरा, जो शिकायत समितियां होती हैं उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब उनकी संख्या के अनुपात में होगा। अच्छा, ये तो हुई कर्मचारियों की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो कंपनियां हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके लिए क्या बदला है, उन्हें क्या सहूलियतें दी गई हैं। कंपनियों के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इस एक नंबर में छिपा है, 300। जी हाँ, 300। अब ये 300 का आंकड़ा इतना जरूरी क्यों है, चलिए अगली स्लाइड में समझते हैं। तो ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, पहले स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी कंपनी के कामकाज के पक्के नियम 100 से ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनियों पर लागू होते थे। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। इसी तरह अगर किसी को नौकरी से निकालना है,
मतलब छटनी करनी है। तो पहले 100 से ज्यादा कर्मचारी होने पर सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब ये लिमिट भी 300 से ज्यादा कर्मचारियों की हो गई है। तो साफ है, छोटी और मझोली कंपनियों को अब थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये कोड आज के दौर की जरूरत को समझते हुए सर्विस सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम को भी औपचारिक तौर पर मान्यता देता है, बशर्ते कर्मचारी और कंपनी दोनों इस पर सहमत हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक विवादों की। इनको सुलझाने के लिए क्या नया सिस्टम, क्या नया ढांचा तैयार किया गया है? ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने का तरीका अब बदल गया है। हिसाब सीधा सा है, अगर किसी एक यूनियन में 51% से ज्यादा कर्मचारी मेंबर हैं, तो वही अकेली यूनियन मैनेजमेंट से बातचीत करेगी। लेकिन अगर किसी भी यूनियन के पास इतना सपोर्ट नहीं है, तो जिन जिन यूनियनों के पास 20% से ज्यादा मेंबर हैं, वो सब मिलकर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएंगे और फिर मिलकर बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा नियम है। अब किसी भी तरह की हड़ताल या तालाबंदी करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना कंपलसरी है। और ये नियम अब हर तरह के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा, ताकि बातचीत के लिए समय मिल सके। इतना ही नहीं, हड़ताल की परिभाषा को भी और बड़ा कर दिया गया है। अब अगर सारे कर्मचारी एक साथ मिलकर कैजुअल लीव ले लेते हैं, जिसे मास कैजुअल लीव कहते हैं, तो उसे भी हड़ताल ही माना जाएगा। इसका मकसद अचानक से काम रुकने जैसी स्थितियों को रोकना है। तो ये कोड सिर्फ कुछ नियम नहीं बदल रहा, ये पूरे सिस्टम में, मतलब विवाद सुलझाने की जो पूरी मशीनरी है, उसको मॉडर्न बना रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। कुछ बड़े सुधारों पर नजर डालते हैं। पहला, अब ट्राइब्यूनल में 2 सदस्य होंगे, एक जुडिशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव, ताकि फैसले तेजी से आएं। दूसरा, अगर सुलह की बातचीत फेल हो जाती है तो दोनों पार्टी सीधे ट्राइब्यूनल जा सकती हैं। तीसरा, छोटे मोटे अपराधों के लिए अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना लगेगा। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, सारे रिकॉर्ड और बातचीत अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी, ताकि सब कुछ तेजी से और बेहतर तरीके से हो। इस पूरे कोड की जो सोच है, जो फिलॉसफी है, वो इस एक लाइन में समझी जा सकती है कि कर्मचारी का अस्तित्व उद्योग के अस्तित्व पर निर्भर करता है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, इसलिए कानून का मकसद दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ कंपनियों को दी गई फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी तरफ कर्मचारियों को दी गई सुरक्षा। क्या ये नया संतुलन वाकई भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को एक नई दिशा देगा? खैर, इस बड़े बदलाव का असली असर कैसा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि इंडिया में कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े नियम इतने उलझे हुए क्यों हैं? खैर, आज हम एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की बात करने वाले हैं जो सब कुछ बदलने का दम रखता है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये वो कानून है जो इंडिया में काम करने के पूरे तौर तरीके को, कह सकते हैं, एक नई शक्ल दे सकता है। तो इसको एक पहेली की तरह समझिए। सोचिए, आपको 9 अलग-अलग कानूनी किताबें फॉलो करनी हैं, सबकी सब सोशल सिक्योरिटी पर हैं, लेकिन हर एक की भाषा और नियम अपने हैं। काफी कंफ्यूजिंग लगता है ना? तो सवाल यही उठता है कि इस कानूनी जंजाल को कोई सुलझाए तो सुलझाए कैसे? और जवाब बिल्कुल सीधा है, उन सबको एक साथ मिला दिया जाए। और बस यही काम करता है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी का हल है, जो एक सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क हमारे सामने रखता है। तो चलिए इस बड़े बदलाव की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी लीव के दौरान मिलने वाले फायदे या काम पर चोट लगने का मुआवजा, ये सब पहले अलग-अलग कानूनों के अंडर आते थे। अब उन सभी 9 कानूनों को एक ही किताब में समेट दिया गया है। मकसद बिल्कुल साफ है, कंफ्यूजन को खत्म करना और एक आसान, मजबूत सिस्टम बनाना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कर्मचारियों के लिए इसके क्या मायने हैं। ये कोड सोशल सिक्योरिटी का दायरा कैसे बढ़ा रहा है और इसमें नए फायदे क्या मिल रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है, गिग वर्कर की परिभाषा। ये पहली बार है कि कानून उन लाखों लोगों को पहचान दे रहा है जो ट्रेडिशनल 9 से 5 जॉब नहीं करते। सोचिए, ग्राफिक डिजाइनर, राइटर या कोई भी जो प्रोजेक्ट बेसिस पर आजादी से काम करता है। और फिर आते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो हमारे लिए खाना डिलीवर करते हैं या हमें कैब में शहर घुमाते हैं, मतलब जो ओला, उबर या ज़ोमैटो जैसे ऐप्स के जरिए काम करते हैं। इन लाखों वर्कर्स को कानूनी दायरे में लाना ये सच में एक गेम चेंजर है।
तो सवाल उठता है कि इन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा कौन देगा? जवाब इस नंबर में छिपा है, 1 से 2%। जो कंपनियां इन ऐप्स को चलाती हैं, जिन्हें एग्रीगेटर कहा जाता है, उन्हें अब अपने टोटल टर्नओवर का इतना हिस्सा इन वर्कर्स के फायदों के लिए देना होगा। और ये सारा पैसा जाएगा एक नए सोशल सिक्योरिटी फंड में, जो खास तौर पर अनऑर्गेनाइज्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए ही बनाया गया है। एग्रीगेटर्स के कंट्रीब्यूशन और कुछ अपराधों पर लगे जुर्माने से इस फंड को भरा जाएगा, ताकि इन वर्कर्स को जरूरी फायदे मिल सकें। ये स्लाइड एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नियमों को और ज्यादा कर्मचारी हितैषी बनाया गया है। देखिए, पहले फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लिए 5 साल तक लगातार काम करना पड़ता था। अब वे सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही इसके हकदार हो जाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। और सुरक्षा का ये दायरा और भी बढ़ाया गया है, जैसे एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC, जो हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे फायदे देता है, वो अब पूरे भारत में लागू होगा। जो लोग खतरनाक नौकरियों में हैं, उनके लिए तो ये अनिवार्य है। और तो और, अब काम पर आने जाने के दौरान होने वाले एक्सीडेंट्स भी कवर होंगे। यहां तक कि डिपेंडेंस की परिभाषा को भी बड़ा कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स इसमें शामिल हो सकें। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये कोड नियोक्ताओं के लिए यानी एम्प्लॉयर्स के लिए बिजनेस करना कैसे आसान बना रहा है। अब जरा एम्प्लॉयर्स के नजरिए से देखिए। मान लीजिए कोई कंपनी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO के किसी ऑर्डर से सहमत नहीं है। पहले क्या होता था? अपील करने के लिए उन्हें विवादित रकम का 40 से 70% पहले जमा करना पड़ता था, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ हो सकता है। लेकिन अब ये रकम घटाकर सिर्फ 25% कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। इससे झगड़ों के दौरान एम्प्लॉयर्स पर फाइनेंशियल बोझ कम होता है और उनके लिए न्याय पाना आसान हो जाता है। और यहाँ एक और बदलाव है जो बिजनेस के लिए चीज़ों को आसान बनाता है। कुछ अपराधों के लिए अब लंबी अदालती लड़ाइयों से बचने का एक रास्ता है। अगर किसी गलती के लिए सिर्फ जुर्माना लगना है, तो एम्प्लॉयर मैक्सिमम फाइन का 50% देकर मामला सुलझा सकते हैं, और अगर उसमें जेल का भी प्रोविजन है, तो वे 75% देकर मुकदमे से बच सकते हैं। और यह सजा देने की सोच में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। कुछ गलतियों के लिए अब जेल की सजा को हटाकर सिर्फ मॉनेटरी फाइन यानी पैसे का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका मकसद सुधार करना है, न कि सिर्फ सजा देना। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर कि कैसे ये कोड पुरानी कागजी कार्यवाही को बाय बाय कह रहा है और एक मॉडर्न डिजिटल सिस्टम को अपना रहा है। इंस्पेक्शन का जो पुराना सिस्टम था वो अब बदल गया है। अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल है। मतलब अब इंस्पेक्टर का काम मदद करना है। इंस्पेक्शन वेब बेस्ड और एक एल्गोरिथम से तय होंगे, और किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले सुधार के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। मकसद अब परेशान करना नहीं, बल्कि सहायता करना है। ये एक और बहुत जरूरी सुधार है। अब EPF से जुड़ी किसी भी जांच को शुरू करने के लिए 5 साल की और उसे पूरा करने के लिए 2 साल की समय सीमा तय कर दी गई है। इससे क्या होगा? इससे वो मामले जो सालों साल चलते रहते थे, उन पर रोक लगेगी और चीजें टाइम पे निपटेंगी। और आखिर में डिजिटलाइजेशन पर पूरा फोकस। अब सभी रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स और रिटर्न्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना जरूरी है। इससे न सिर्फ बिजनेस की लागत कम होगी, बल्कि पूरा प्रोसेस और भी एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनेगा। तो हमने काफी सारी जानकारी देख ली। अब इसे फटाफट समेटते हैं और समझते हैं कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का असली मकसद और असर क्या है। इस पूरे विश्लेषण को हम 3 मेन पॉइंट्स में बांट सकते हैं। पहला, सोशल सिक्योरिटी का फायदा हर कर्मचारी तक पहुंचाना, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हों। दूसरा, एम्प्लॉयर्स के लिए नियमों को आसान बनाना। और तीसरा, पूरे सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाना। तो कागज पर तो ये कोड एक बहुत बड़ा कदम लगता है, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। क्या ये वाकई उस डिलीवरी वर्कर या उस फ्रीलांस राइटर की जिंदगी में कोई ठोस बदलाव लाएगा? क्या इससे सच में भारत में बिजनेस करना आसान होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह एम्बिशियस कानून अपने वादों पर कितना खरा उतरता है। नमस्कार, आज हम भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की बात करेंगे। ये एक ऐसा बदलाव है जो देश में काम करने के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, या जिसे OSHW कोड 2020 भी कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो इस नए कोड को ठीक से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पहले क्या था
आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन भारत में वर्कप्लेस सेफ्टी और हेल्थ को लेकर एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 अलग अलग सेंट्रल कानून थे। आप सोचिए, 13 अलग अलग कानून। इसका मतलब था नियमों की एक ऐसी भूल भुलैया, एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें सब उलझे हुए थे। कई बार तो नियम एक दूसरे के खिलाफ भी जाते थे। इससे कंपनियों और एम्प्लॉयज दोनों के लिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। तो ये तो साफ था कि इस पूरे सिस्टम को बदलने और इसे आसान बनाने की बहुत जरूरत थी। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आया OSHW कोड 2020। ये एक सिंगल यूनिफाइड कोड है जिसे उन सभी 13 पुराने कानूनों को हटाकर उनकी जगह एक आसान और साफ सुथरा फ्रेमवर्क बनाने के लिए लाया गया है। अब इस कोड का मकसद बड़ा दिलचस्प है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ तो ये वर्कर्स के अधिकारों और उनकी सेफ्टी को मजबूत करता है, और दूसरी तरफ बिजनेस के लिए एक फ्रेंडली माहौल बनाता है ताकि काम करना आसान हो। ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है जिसे ये कोड साधने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब इस कोड के अंदर झांकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों की। आखिर देश के वर्कफोर्स के लिए इसमें क्या खास है? उन्हें क्या नए फायदे और अधिकार मिल रहे हैं? देखिए, ये कोड हर एम्प्लॉय के लिए कुछ बहुत ही जरूरी अधिकार लेकर आया है। पहली बात, अब फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी है। दूसरी, एम्प्लॉयर को हर साल फ्री हेल्थ चेकअप करवाना होगा। तीसरी, काम के घंटे अब दिन में 8 और हफ्ते में 48 से ज्यादा नहीं हो सकते। और हाँ, अगर ओवरटाइम करवाना है तो वर्कर की मर्जी जरूरी है और पेमेंट डबल रेट पर करना होगा। इस कोड की एक और खास बात है माइग्रेंट वर्कर्स यानी प्रवासी श्रमिकों पर फोकस। अब इसकी परिभाषा भी बड़ी कर दी गई है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो खुद से दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। और उन्हें मिलेगा क्या? साल में एक बार घर जाने के लिए ट्रैवल अलाउंस, एक स्पेशल टोल फ्री हेल्पलाइन और सबसे जरूरी राशन कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का फायदा अब वो देश में कहीं भी ले सकेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल नियम है। ध्यान से सुनिए, अगर वर्क प्लेस पर कोई एक्सीडेंट होता है और किसी वर्कर को चोट लगती है या उसकी जान चली जाती है, तो जो भी जुर्माना लगाया जाएगा, कोर्ट उसका कम से कम 50% हिस्सा सीधे पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर दिला सकती है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये कोड महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खोल रहा है। अब महिलाएं हर तरह के एस्टैब्लिशमेंट में काम कर सकेंगी, और हां, रात की शिफ्ट में भी, यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। शर्त बस ये है कि उनकी सहमति हो और उनकी सेफ्टी की पूरी गारंटी हो। ये कोड वक्त के साथ भी चल रहा है। इसने मीडिया वर्कर्स की परिभाषा को भी अपडेट किया है। पहले देखिए, इसमें सिर्फ जर्नलिस्ट और सिने वर्कर्स आते थे, लेकिन अब नई परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हर तरह के ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। तो ये तो हुई कर्मचारियों की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी एम्प्लॉयर्स का। आखिर ये कोड बिजनेस के लिए क्या लेकर आया है? ये उनके लिए कंप्लायंस यानी नियमों का पालन कितना आसान बनाता है। चलिए देखते हैं। बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ी राहत है वो है 1 फॉर ऑल वाला फॉर्मूला। मतलब अब ढेरों लाइसेंस, अलग अलग रजिस्ट्रेशंस और बार बार रिटर्न भरने का झंझट खत्म। इसकी जगह अब होगा सिर्फ एक लाइसेंस, एक रजिस्ट्रेशन और एक रिटर्न। इससे कागजी कार्रवाई और एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। छोटे बिजनेस को एक और बड़ी राहत मिली है फैक्ट्री की परिभाषा में बदलाव से। अब देखिए, अगर किसी यूनिट में पावर का इस्तेमाल होता है तो उसे फैक्ट्री तभी माना जाएगा जब वहां 20 या उससे ज्यादा वर्कर हों। पहले ये लिमिट सिर्फ 10 थी, और जहां पावर का इस्तेमाल नहीं होता वहां ये लिमिट 20 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। मतलब कई छोटी यूनिट्स अब फैक्ट्री के दायरे से बाहर होंगी। और यहां एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देखने को मिलता है। जो इंस्पेक्टर पहले सिर्फ चेकिंग और पुलिसिंग का काम करता था, अब उसकी भूमिका बदल गई है। अब वो होगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। मतलब उसका काम सिर्फ गलतियां पकड़ना नहीं, बल्कि बिजनेस को नियम कानून समझने और उन्हें फॉलो करने में मदद करना भी होगा। अपराधों को लेकर भी एक नया नजरिया अपनाया गया है। कई छोटे मोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। यानी अब ऐसे मामलों में सीधे जेल की सजा के बजाय सिर्फ आर्थिक जुर्माना लगेगा। मकसद ये है कि लोग डर से नहीं बल्कि समझ और सहयोग से नियमों का पालन करें। तो हमने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के नजरिए से इसे देखा, पर चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये कोड पूरे देश के लिए एक मॉडर्न लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार कर रहा है। ये कोड नेशनल लेवल पर कई नई चीजें बना रहा है, जैसे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन से सारी जानकारी होगी।
असंगठित और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक नेशनल डेटाबेस, उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड और पूरे देश के लिए एक सिंगल नेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, ये सब मिलकर एक कनेक्टेड सिस्टम बनाएंगे। वर्कप्लेस पर सेफ्टी का कल्चर बनाने के लिए एक और जरूरी कदम उठाया गया है। अब जिन भी जगहों पर 500 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां एक सेफ्टी कमेटी बनाना कंपलसरी होगा और इसमें एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों के लोग शामिल होंगे ताकि सेफ्टी सबकी साझा जिम्मेदारी बन सके। और ये एक ऐसा नियम है जिस पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर कोई काम खतरनाक है, हजार्डस है, तो ये सेफ्टी कोड उस पर लागू होगा, भले ही वहां सिर्फ एक ही कर्मचारी क्यों ना काम कर रहा हो। साफ है, जब बात जान की सुरक्षा की हो तो कंपनी का साइज कोई मायने नहीं रखता। तो कुल मिलाकर इन सारे बदलावों का एक ही बड़ा मकसद है, भारत के लेबर मार्केट को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा फेयर और फ्यूचर रेडी बनाना। तो हमने देखा कि ये OSHW कोड 2020 कागज पर कितना बड़ा और कितना जरूरी बदलाव है। ये पुराने उलझे हुए सिस्टम को हटाकर एक नया यूनिफाइड फ्रेमवर्क लाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये नया कोड असल में जमीन पर भारत के लिए एक ज्यादा एफिशिएंट, फेयर और फ्यूचर रेडी लेबर मार्केट बना पाएगा? इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।